स्वागत है। और हम टीपी कॉलेज मधेपुरा के प्रधानाचार्य प्रोफेसर कैलाश बाबू, जो कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनकी अनुमति से हम आज का यह कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। चूँकि समय का अभाव है और हमारे सभी विद्यार्थी भी सुबह 10 बजे से ही क्लास कर रहे थे गर्मी में, इसलिए हम उन लोगों का भी ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे। और हमारे अतिथि लोग भी कुछ विशेष कार्य से आज आए हुए हैं और उनकी भी बहुत अधिक व्यस्तता है, इसलिए हम उनका भी ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और थोड़ा जो हम लोगों ने अतिथियों के स्वागत के लिए जो कुछ व्यवस्थाएं की हैं उनमें थोड़ा अभी विलम्ब है, इसलिए हम थोड़ा क्रम को बदलते हुए हम पहले चाहेंगे कि हमारे विभाग के सम्मानित अध्यक्ष श्री शंभू प्रसाद सिंह जी आप हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग शीघ्र ही सभी अतिथियों का औपचारिक मोमेंटों से भी स्वागत करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि उसके पूर्व हम कार्यक्रम में कोई विलम्ब नहीं करें। और सबसे पहले हम आज के पहले वक्ता, जिनका विषय है भारतीय संस्कृति में निहित नैतिक मूल्य, इस विषय पर व्याख्यान के लिए मैं विश्वविद्यालय दर्शन शास्त्र विभाग के पूर्व अध्यक्ष एवं मानविकी संकाय के पूर्व संकाय अध्यक्ष तथा हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि जो हमारे विश्वविद्यालय के माननीय पूर्व कुलपति भी हैं प्रोफेसर ज्ञानंजय द्विवेदी सर को आमंत्रित करता हूँ। ये लगा दीजिए आप सर, ठीक है, वहीं माइक में लगा दीजिए, माइक में लगा दीजिए, माइक में लगा दीजिए, बैठ के ही सब ठीक रहेगा, आवाज़ अच्छी आएगी। जी सर, माइक में लगा दीजिए। भारत सरकार तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित आज की इस संगोष्ठी में उपस्थित समस्त महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। विशेष रूप से हमारे बीच दर्शन शास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष ललित नारायण गुप्ता विश्वविद्यालय के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर डॉक्टर अमरनाथ झा साहब का, हम अपने बीच टीपी कॉलेज मधेपुरा के यशस्वी प्रधानाचार्य महोदय का, रजिस्ट्रार साहब का, हमारे बगल बैठे हुए सामाजिक विज्ञान संकाय अध्यक्ष साहब का, दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष जी का, शंकर कुमार मिश्र साहब विज्ञान विभाग से संबंधित है, उनका साथ में प्रणाम करूँगा। आप सभी का आज के इस पावन पुनीत अवसर पर हृदय से स्वागत है तथा इस पुस्तकालय में बैठे हुए समस्त हमारे जितने छात्र छात्राएं हैं, जैसा कि जानकारी दी गई कि आप सभी नेट की तैयारी कर रहे हैं और मेरी शुभकामनाएँ हैं, आप लोग अच्छा करें, सक्सेस हो और आज नहीं कल प्राध्यापक इस आज की इस संगोष्ठी में भारतीय संस्कृति में निहित नैतिक मूल्यों के संदर्भ में कुछ प्रकाश मैं डाल रहा हूँ। देखिए, भारतीय संस्कृति जैसा कि आजकल थोड़ा राजनीतिक
विवाद के रूप में भी सामने आप लोग जानते होंगे, ये बहुत ही प्राचीन और सनातनी है। आप सभी लोग मेरे ख्याल से इस चीज़ को जानते होंगे कि सभ्यता और संस्कृति में बहुत अंतर होता है। सभ्यताएं आती हैं और जाती हैं। जैसे अभी अगर आज की सभ्यता है कि हम इस तरह के कपड़े पहने या इस तरह का हेयर स्टाइल रखें तो रख सकते हैं, रखते ही हैं। लेकिन समय के उपरांत अगर ये सभ्यता चेंज हो गई, हेयर स्टाइल बदल गया या कपड़े की दृष्टिकोण बदल गए, तो हम लोग उस ढंग के कपड़े चेंज कर लेते हैं, हेयर स्टाइल बदल। कहने का हमारे मतलब ये है कि सभ्यताएं आती हैं और जाती हैं, लेकिन संस्कृति जो होती है वो उसका संबंध शाश्वत मूल्यों से होता है। संस्कृति वो जड़ है जिसको हिलाया नहीं जा सकता। हमारी भारतीय संस्कृति कितनी सनातनी है, कितनी पुरानी है। आज तक काल, महाकाल, प्रलय काल आया और गया, द्वापर, त्रेता, सतयुग सब आए और गए, लेकिन जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं संस्कृति में सन्निहित, क्या उन्हें कोई विनष्ट कर पाया है? उत्तर मिलेगा नहीं, क्योंकि संस्कृति वो शाश्वत मूल्यों से संबंध रखती है जिसकी जड़ों को हिलाया तक नहीं आ सकता। तो संस्कृति, जिसकी भारतीय संस्कृति आप लोग जानते होंगे, भारतीय दार्शनिकों ने, भारतीय मनुष्यों ने, भारतीय नीतिज्ञों ने अपने बौद्धिक चिंतन मनन के उपरांत, उन्हें आप तपस्वी भी कह सकते हैं, त्यागी भी कह सकते हैं, बहुत ही चिंतन मनन के उपरांत जिन नैतिक मूल्यों की स्थापना या जिन मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को निर्धारित किया हमारे आपके लिए या मानव जीवन के लिए, क्या आप समझती हैं कि उन नैतिक मूल्यों की अवहेलना करके किसी भी जीवन की कल्पना हम कर सकते हैं? उत्तर मिलेगा नहीं। इन मनीषियों ने, इन नीतिज्ञों ने नैतिक मूल्यों का संबंध केवल मनुष्य से ही नहीं रखा। हमारे नैतिक मूल्य तो नदी, नाले, पेड़ पौधे, पहाड़, जंगल, झरने, पशु पौधे सभी के प्रति एक नैतिक दृष्टिकोण अपनाने की बात कही जो नैतिक मूल्य है। हमारे नैतिक मूल्य तो ईशावास्यमिदं सर्वम में सन्निहित है। हमारे नैतिक मूल्य तो वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः में से संबंध रखते हैं। आज जितनी भी अव्यवस्थाएं या जितनी भी समस्याएं, चाहे राष्ट्रीय स्तर की हों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हों, आप लोग निश्चित रूप से समझते होंगे कि ये सब नैतिक मूल्यों के पतन के कारण ही है, नैतिक मूल्यों की अवहेलना के कारण ही हो रही है। जो नैतिक मूल्य, आप सीधे से कह सकते हैं कि नैतिक मूल्य हम उसे कह रहे हैं जो हमें जीवन देते हैं, हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं, जीवन को संचालित करते हैं। वो जीवन किसका? हमारा ही, मानव का ही जीवन नहीं। इस धरती पर चर अचर जितने लोग हैं, उन नैतिक मूल्यों का संबंध उनसे है। अगर प्रकृति बची रहेगी, पर्यावरण बचा रहेगा, वो पशु पौधे पक्षी बचे रहेंगे, तभी मानव जीवन भी बचा रह पाएगा, अन्यथा नहीं। तो भारतीय संस्कृति में हमारे जो सन्निहित नैतिक मूल्य हैं, आज उन मूल्यों पर संकट उत्पन्न हुआ है, उन मूल्यों की संरक्षण की आवश्यकता है। हमें ध्यान देना चाहिए। हमारी व्यवहारिक समस्याएं आएंगी और जाएंगी, निश्चित रूप से समस्याएं आती हैं जाने के लिए, लेकिन अगर जीवन है तो हमें जीवन मूल्यों की तो रक्षा करनी पड़ेगी। और जीवन मूल्यों की रक्षा तभी कर सकते हैं जब हमारी संस्कृति में सन्निहित नैतिक मूल्य हैं, उनको हम लोग संरक्षित करें। आज विश्व जो है, या हम अपने देश के ही बारे में कहें, एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है कि एक तरफ पाश्चात्य नैतिक मूल्य, आप सब लोग उन मूल्यों से अवगत होंगे, हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। दूसरी तरफ हमारा नैतिक मूल्य, जिसका स्वप्न हमारे मनीषियों ने, हमारे चिंतकों ने, भारतीय नीतिज्ञों ने देखा था, सत्यम बद्ध धर्मम चर,
अहिंसा परमो धर्मः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, के जो हमारे मूल्य थे, जिसका स्वप्न हमारे भारतीय मनीषियों ने देखा था, और एक तरफ पाश्चात्य देशों से आई हुई आपकी आयातित पाश्चात्य नैतिक मूल्य, क्या दोनों में कोई अंतर आप पाते हैं? अगर भारतीय संस्कृति के परिवेश में देखें तो जो नैतिक मूल्य हमारे हैं, हमारे नीतिज्ञों ने, हमारे मनीषियों ने, चिंतकों ने हमें दिया है, सही माने में वही जो है विश्व की रक्षा कर सकती है। क्या आप समझते हैं कि भौतिक संसाधनों के बढ़ जाने से हम बहुत बड़े राष्ट्र कहे जाएंगे, महान हो जाएंगे? ऐसी बात नहीं है। हम कभी विश्व के विद्या गुरु कहे जाते थे। विश्व के विद्या गुरु कहने का कारण क्या था? भौतिक संसाधनों से हीन होते हुए भी हमारा भारत देश आध्यात्मिक मूल्यों से, नैतिक मूल्यों से इतना प्रगाढ़ था कि हम विश्व के विद्या गुरु थे। हम उस समय विश्व के विद्या गुरु थे, जबकि आज जो पाश्चात्य देश अपने को कह रहा है मैं बहुत अभियांत्रिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ गया हूँ, भौतिक संसाधनों के क्षेत्र में आगे बढ़ गया हूँ, वो लोग वन विधि से शादी करते थे। और आज जब उनके सामने समस्याएं, चाहे कोरोना की हो, चाहे जो भी समस्याएं, एड्स की या जो भी समस्याएं विश्व स्तर की आई, पर्यावरण की समस्या से पूरा विश्व जूझ रहा है, तब उन्हें भारतीय संस्कृति में सन्निहित नैतिक मूल्यों की याद पड़ रही है कि पर्यावरण की रक्षा हम नहीं करेंगे तो विश्व हमारा नहीं बचेगा। हमारे नीतिज्ञों ने वृक्षेभ्यो नमः वनस्पतयः नमः कह करके इन वृक्षों की, इन वनस्पतियों की पूजा का विधान किया था। आप लोगों को मालूम होगा। इन वृक्षों का संबंध हमारे ख्याल से आप लोग अपने घर परिवार में भी देखते होंगे। हमारी एक ग्रैंड दादी थी, हमारे घर के बाहर एक नीम का पेड़ था। अपने जीते जी बहुत कहते हुए कि ये पेड़ जो है तुम्हारे दादा लगाए हुए हैं, इसलिए इसका एक हमारा इमोशनल संबंध है, इसको हम जीते जी कटने नहीं देंगे। ये हैं हमारे नैतिक मूल्य। हम वृक्षों की पूजा करते हैं, अपने बच्चे की तरह, संतति की तरह, संतान की तरह हम उसकी संरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। और तब ऐसी स्थिति में हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहता है, हम सुरक्षित रहते हैं, हमारा देश विकास करता है और पूरा विश्व उसी के विकास में या उसी के अंतर्गत सम्मिलित आ जाता है। आज जो पर्यावरण की समस्या है क्या है? जंगलों को काट दिया गया, पहाड़ों को हटा दिया गया, नदियाँ नाले रही नहीं गए हैं। आप लोग खुद अपने अगल बगल देखते होंगे, पोखर कहाँ गए, तालाब कहाँ चला गया, नदियाँ कहाँ चली गई। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे नैतिक मूल्यों के ह्रास का कारण है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव की धरती पर आज हमारे घर के बड़े बुजुर्ग लोग किस स्थिति में है हम कल्पना कर सकते हैं। पाश्चात्य देश तरसता है भारत में जन्म लेने के लिए, तो वहाँ पर अगर हम पैदा होंगे तो नाती पोता पोती से भरे परिवार में हम सुरक्षित रहेंगे, सुदृढ़ रहेंगे। तो ये हमारी संस्कृति के जो सन्निहित नैतिक मूल्य हैं उसकी संरक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व भी होता है। नहीं तो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हम जिस तरह से अपने नैतिक मूल्यों का पतन कर रहे हैं, हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे 10 ऐसे नैतिक नियम बनाए गए, धृति समा दमो अस्तोयम शौच इंद्रिय निग्रह हीन विद्या इस 10वें क्रोधो 10कम धर्म लक्षणम, ये धर्म के 10 लक्षण जो बताए गए, ये मानव जीवन को संरक्षित करने के लिए, जीवन मूल्यों को बचाने के लिए ही है। हमारे नैतिक मूल्य, बहुत से लोग ये प्रश्न कहते हैं नैतिकता का संबंध किससे होता है? परलोक से होता है, उसका इस लोक से कोई संबंध नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे नैतिक मूल्य लौकिक जीवन से लेकर के पारलौकिक जीवन तक सुरक्षा प्रदान करते हैं। नैतिक हमारे मूल्य जो हैं वो लौकिक जीवन से लेकर पारलौकिक जीवन तक हमको सुख की अनुभूति कराते हैं। 4 प्रकार के पुरुषार्थों का नाम आप लोग सुने होंगे।
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें मोक्ष और जो धर्म और मोक्ष है ये आपके पारलौकिक जीवन से संबंधित है, और जो अर्थ और काम है ये आपके लौकिक जीवन से संबंधित है। तो लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के जो की समस्याएं हैं, दोनों प्रकार की जो अनुभूतियां हैं, उनसे निवृत्ति के लिए हमारे पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की व्यवस्था की गई। इन चारों पुरुषार्थों से हम लौकिक और पारलौकिक दोनों ही जीवन को सफल कर सकते हैं। तो आज हमारे ख्याल से हमारे ऊपर संकट किस बात का है? नैतिक मूल्यों के पतन का संकट सबसे बड़ा कारण है। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, आतंकवाद, भाई भतीजावाद, ये सब क्या है? ये नैतिक मूल्यों के पतन का कारण है। और यदि हम अपने नैतिक मूल्यों को बचा पाएंगे तो निश्चित रूप से हम इन सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इसके लिए अगर मेरे विचार में कोई उपाय आपके सामने हो, उसे शैक्षिक जगत में, शिक्षण के जगत में रखा जाए और उसी के माध्यम से उसे दूर करने का प्रयास भी किया जाए। मेरे विचार से एक छोटा सा प्रयास हम लोग कर सकते हैं। हमारे दर्शन के जो महानुभाव लोग हैं इस दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं कि नैतिक शिक्षा को, यानी मोरल एजुकेशन को प्राइमरी क्लास से कंपल्सरी किया जाए। छोटे बच्चों से ही नैतिक शिक्षा उन्हें दी जाए। उचित क्या है, अनुचित क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसका ज्ञान उन्हें नैतिक शिक्षा के रूप में शुरू से ही दिया जाए। आगे चल करके देखिए, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है उनमें नैतिक भावना का विकास होगा। यहाँ हम सभी लोग, आप लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं, एमए कर चुके हैं, लेकिन अगर अभी पूछा जाए कि उचित क्या है, क्या आप लोग बता सकते हैं? उचित क्या है? व्हाट इज राइट? नहीं। अगर पूछूं अभी नैतिक प्रत्यय है शुभ का व्यवहार हम सभी लोग करते हैं, और अगर अभी पूछा जाए शुभ क्या है, व्हाट इज गुड, शुभ है क्या, तो मेरे ख्याल से आप लोग वर्तमान समय में यही समय इसका उत्तर देने में सक्षम नहीं हो पा रहे। अगर यह एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा से ही दिया जाए कि उचित क्या है, शुभ क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, निष्काम कर्तव्य क्या है, तो मेरे ख्याल से आगे चल करके आप लोग निश्चित रूप से इन कृतियों को व्यवहार करते हुए अपने जीवन जगत में आगे बढ़ेंगे और राष्ट्र के विकास में, या जो इस रूप में आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, निश्चित रूप से आज के समाज की जो विभिन्न खामियां हैं वो अपने आप दूर होती हैं। अन्यथा जिस प्रकार की शिक्षा हम लोग ग्रहण करते हैं, मैंने बताया पाश्चात्य देशों से आयातित उपभोगवादी प्रवृत्ति ही हमारी शिक्षण पद्धति उल्टी जा रही है। अगर भारतीय संस्कृति में सन्निहित इन नैतिक मूल्यों को हम लोग निकाल दें तो हमारी शिक्षण पद्धति क्या होगी मालूम है? निष्प्राण हो जाएगी। सप्राण शिक्षण पद्धति के लिए आवश्यक है कि हमें अपने संस्कृति में सन्निहित नैतिक मूल्यों को लेकर के आगे बढ़ना है। सप्राण शिक्षण पद्धति का आशय मेरे ख्याल से आप लोग समझते होंगे, एक ऐसी शिक्षण पद्धति जिसमें प्राण हो। प्राण समझते ही नहीं? अगर प्राण नहीं हो, शरीर आपका क्या माना जाता है? निर्जीव माना जाता है, मरे हुए घोषित कर दिए जाते हैं। आज की शिक्षण पद्धति निष्प्राण हो चुकी है, उसमें प्राण नहीं है। सप्राण शिक्षण पद्धति की आज आवश्यकता है जिसमें हमारे नैतिक मूल्य सन्निहित हो। सप्राण शिक्षण पद्धति के बारे में आपको बताऊं, एक ऑरलैंडो राजा था, उसकी एक घोड़ी थी। वो घोड़ी बहुत ही बलवान थी, बहुत ही बहादुर थी, जिस क्या कहते हैं कि युद्ध में गई और युद्ध को जीत करके आई। अंत में क्या हुआ? घोड़ी एक दिन मर गई, प्राण निकल गया उसका। तो उसे अस्तबल में ऑरलैंडो रखा और
जो लोग मिलने उससे आते थे वो कहता था सबसे मिला लेने के बाद चलिए मैं आपको अपने सबसे प्रिय वस्तु से मिलाता हूँ। तो घोड़ी के पास जाता था, कहता था देखो ये मेरी घोड़ी है, आज तक जितना भी युद्ध किया सब में इसने विजय हासिल किया है, ऐसे है ऐसे। लेकिन आजकल इसमें एक छोटी सी कमी आ गई है। लोग पूछता था कौन सी कमी है, तो कहता था इसमें प्राण नहीं है। सब कुछ से परिपूर्ण थी, लेकिन छोटी सी कमी क्या थी, प्राण नहीं था। हमारी शिक्षण पद्धति भी आजकल की कैसी होती जा रही है, निष्प्राण होती जा रही है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, सत्यम बद धर्मम चर, अहिंसा परम सत्यम, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव निकाल दीजिएगा तो शिक्षण पद्धति क्या कही जाएगी, निष्प्राण हो गई, इसमें प्राण नहीं है। फादर मदर वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं, आप एमए पीएचडी डीलिट लेक्चरर प्रोफेसर बन के बैठे हुए हैं। ऐसी शिक्षण पद्धति को लेकर क्या करेगा कोई समाज, कोई भी परिवार, कोई भी राष्ट्र। जिस तरह से आज हम भ्रष्टाचार का जीवन या भ्रष्टाचार देखते हैं अपने समाज में, परिवार में, हर एक स्थिति में क्या पाते हैं, इनमें उस शिक्षण पद्धति का जरूर अभाव है जिस शिक्षण पद्धति की ये चीज़ें जो इसमें नहीं। एक बात और छोटा सा कहना चाहूँगा कि आज का युग कैसा है जानते हैं, बाजार का युग है। हर चीज़ खरीदी और बेची जा रही है, शिक्षा भी खरीदी बेची जा रही है। मेरे ख्याल से ज़्यादा आप लोग जानते हैं इसका है। धर्म खरीदा बेचा जा रहा है, अध्यात्म भी खरीदी बेची जा रही है। तो इस बाजारवाद में मूल्य उसी का है, बाजार का मूल्य उसे ही मिलता है, किसको, जो उसके मूल्य के कैटेगरी में आते हैं। शिक्षण पद्धति की बीमारी वैसी हो गई है। मैं आप लोगों के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बीएड की डिग्री खरीद लिए हैं, मालूम है कि नहीं। कहते हैं सर फलाना जगह से हमसे कहेंगे आप ही कि यूपी से तो लाए हैं आपको भी लपेट लीजिए, हमारे यहाँ से लेके आते हैं, क्या करेंगे। कहेंगे सर आपके यहाँ तो सिकोहाबाद है, आपके यहाँ है तो सिकोहाबाद में जाइए और 7,000 दे दीजिए, बीएड की डिग्री आपको लीजिए। तो इनको ही मालूम हो गया आपको। अरे नहीं, आजकल बच्चे सब नेट रिसर्च कर लेते हैं। तो कहने का हमारे यहाँ से ये कि सब क्या है, क्लास में छात्रों का नहीं आना किस चीज़ का सूचक है, आप बताइए। कौन सी शिक्षण पद्धति लोग ग्रहण कर रहे हैं घर बैठ करके। कॉलेज के हमारे शिक्षक महाविद्यालय जा रहे हैं, बैठे हैं, प्रधानाचार्य लोग चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, फोन पे बतिया रहे हैं, करे भैया भेजिए छात्रों को पढ़ने के लिए, फार्म नहीं भरने पाएंगे। फिर लास्ट में मजबूर होकर के हम लोग फार्म भी भरवा देते हैं। लेकिन ऐसी शिक्षण पद्धति को आप क्या करें, निष्काम शिक्षण पद्धति ये तो है। तो समय का अभाव है, ज़्यादा कुछ नहीं कहकर कितना अवश्य कहूँगा कि व्यवहारिक समस्याएं हमारी आएंगी जाएंगी। हम लोग एमए कर लिए, नेट भी कर लेंगे, पीएचडी भी कर लेंगे, सब कर लेंगे, कल को लेक्चरर प्रोफेसर भी हो जाएंगे। ये हमारी समस्याएं आएंगी और जाएंगी। लेकिन अगर जीवन है तो जीवन मूल्यों की रक्षा तो करनी पड़ेगी। और जीवन मूल्य सिर्फ आप ही का जीवन नहीं है। हमारे मनीषियों ने चर अचर वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखा है, आप लोगों को मालूम होगा। कबीरदास से पूछा गया, उन्होंने कहा कि जो है ये प्रसन्न हुए, आराधना किया भगवान की, बोले क्या चाहिए कबीरदास जी आप मांग लो। तो क्या मांगा था उन्होंने मालूम है, कहा साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि न भूखा जाए। इतना दीजिए कि कुटुंब मेरा जो है उसमें आ जाए और मैं भी भूखा ना रहूं। तो ईश्वर ने पूछा कबीरदास जी आपका कुटुंब क्या है। कबीरदास का क्या कुटुंब था, परिवार था, तो उनको मालूम है कुटुंब। उन्होंने कहा वसुधैव कुटुंबकम। इस धरती पर जितने चर अचर जीव हैं वो हमारे कुटुंब हैं। ये आपके नैतिक मूल्य हैं वसुधैव कुटुंबकम का।
कि चर अचर जितने भी चलने नहीं चलने वाले पेड़ पौधे सब क्या है, मेरा कुटुंब है। जामे कुटुंब समा ऐसा दीजिए कि मेरा ये कुटुंबकम का भाव है। ये पूरा कुछ बचा कबीरदास जी के मांगने से नहीं, अपने बेटवा बिटिया का प्रमोशन मांग लिए होते, नौकरी मांग लिए होते, लेकिन बस ये हमारे नैतिक मूल्य हैं जो कि आज आपको जानना चाहिए। पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, इसलिए नहीं कि हम भौतिक संसाधनों से मजबूत हो गए हैं, इसलिए देख रहा है कि भारत से ही जो मूल्य निकलेंगे, नैतिक मूल्य निकलेंगे, वही विश्व को बचा सकेंगे। परमाणु बम बना लेने से विश्व बच जाएगा? नहीं। शांति, जिसे आप शांति कहते हैं, सही माने में शांति की स्पेलिंग मालूम है? शांति। ये भारतीय संस्कृति में सन्निहित नैतिक मूल्यों की सुरक्षा से ही, संरक्षा से ही सही माने में शांति आपको मिल सकती है। तोपों के बदौलत, टैंकों के बदौलत, युद्ध के बदौलत शांति आपको नहीं मिल सकती है। जैन आए, बौद्ध आए, सूफी आए, संत आए, अद्वैत वेदांती आए, विशिष्टाद्वैती आए, सब लोगों ने अपने नैतिक मूल्यों के बल पर इस हमारे लिए नैतिक मूल्यों की संरचना किया। अहिंसा परमो धर्म का भाव आप जानते हैं क्या? ऐसे ही मुंह से निकल गया है? कितना चिंतन मनन करने के बाद अहिंसा परमो धर्मों की बात सामने आई। एक छोटी सी बात जी सर, बात ये कहना चाह रहा था कि आप लोगों में बहुधा ये मन में संशय रहता है कि नैतिक मूल्य क्या है, इससे क्या होने जाने को है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जो नैतिक व्यक्ति होता है, पहले उसकी जो है हाथ हो जाए बात मान लिया आपको, लेकिन नैतिक व्यक्ति का सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें आत्मबल रहता है। जो झूठा है, चोरी किया है, नकल करके पास हुआ है, क्लास नहीं किया है, ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, उसमें आत्मबल नहीं रहेगा। आइडिया नहीं, अभी तो नहीं मिला आपको। आप रेगुलर क्लास किए हैं, मेहनत से पढ़े हैं, अपने नंबर से पास हैं, आप में एक नैतिक बल है, नैतिक साथ है, आप किसी भी चीज का डट करके सामना कर सकते हैं। और जो झूठा है, चोरी करके पास किया, नकल करके पास किया, पैरवी करा के पास किया, क्या उसमें आत्मबल हो सकता है? नहीं। इसलिए आत्मबल करने के लिए, आत्मबल बनाने के लिए आपको हर दृष्टिकोण से अपने नैतिक मूल्यों की शरण में जानी होगी। और मैंने कहा कि व्यवहारिक समस्याएं आपकी आएंगी और जाएंगी, लेकिन जीवन अगर है, जीवन को बचाना है, तो जीवन मूल्यों को बचाने की सुरक्षा हम सभी की है। ये चिंता नहीं, एक समस्या है हमारे देश के लिए, हमारे नैतिक मूल्यों को कैसे बचाएं। आज भारत पर सबसे बड़ा संकट है नैतिक मूल्यों की सुरक्षा। अगर वो बच गया, नैतिक रूप से मूल्यवान हो गए, क्योंकि आप समझते हैं भ्रष्टाचार, आतंक, ये सब रह पाएगा? कदापि नहीं रह पाएगा। अतः नैतिक शिक्षा की आवश्यकता हमारे ख्याल से प्राथमिक स्कूल से लेकर के ऊपर, आगे तो है ही है, इंटर से लेकर के हम लोग आगे इंटर में पढ़ाते हैं, नीचे के क्लासों में भी हमारे ख्याल से होना चाहिए। क्षेत्र कोई भी हो, डॉक्टरी का हो, इंजीनियरिंग का हो, क्या वो लोग सेवक हो, बैंक के कर्मचारी हो, रेलवे के कर्मचारी हो, लेकिन अगर नैतिक रूप से सबल नहीं है तो किसी भी क्षेत्र का विकास संभव नहीं। ज़्यादा कुछ नहीं कह करके मैं आप सभी लोगों के प्रति मंगलमय शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम क्षमा प्रार्थी हैं, इस विषय पर तो आपको पूरे दिन भी सुने तो भी ना तो ये विषय कम होगा और ना ही हम लोगों का मन भरेगा, लेकिन वक्त का तकाजा है, इसलिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और आपके इस सारगर्भित व्याख्यान के लिए, इस प्रेरणादायी व्याख्यान के लिए हम आपके प्रति आभारी हैं। निश्चित रूप से
आपके इस व्याख्यान से न केवल हमारे सभी छात्र बल्कि हम सभी शिक्षक भी लाभान्वित हुए हैं। और हमारे अंदर अगर जरा सा भी नैतिक मूल्य बच सकेगा, बढ़ सकेगा, तो ज़रूर आज के इस कार्यक्रम की वो सार्थकता होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, आपने हमारे लिए समय निकाला। और अब मैं बिना समय गंवाए आमंत्रित करना चाहता हूँ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, जो कि हमारा पैतृक विश्वविद्यालय भी है, वहीं से हमारा बीएन मंडल विश्वविद्यालय बना है। वहाँ के दर्शन शास्त्र विभाग के सम्मानित विभागाध्यक्ष रहे हैं। और मेरे लिए खुशी की बात है कि जिन शिक्षक से मैंने बीए में दर्शन शास्त्र का क ख ग घ सीखा है, प्रोफेसर शंभू प्रसाद सिंह, उन्होंने भी सर के अंदर में ही रिसर्च किया है। तो ये मेरे लिए गौरव की बात है। मेरे दादा गुरु भी हैं, तो मैं सर के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप आएँ और आज के अपने विषय गांधी दर्शन में अपरिग्रह, इस विषय पर हम सबों का मार्गदर्शन करें। प्रोफेसर अमरनाथ झा सर, और आप सबों से अनुरोध है कि एक बार तालियों से सर का स्वागत करें। माइक मिनटों आएगा सर, आपको छुट्टी दे दें। ठीक है, अंदर विस्तार लगा। हाँ ठीक है। इस समारोह के अध्यक्ष महोदय, टीपी कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव, माननीय पूर्व कुलपति महोदय, श्रद्धेय कुल सचिव महोदय, छात्र कल्याण संकाय के अध्यक्ष महोदय शंकर कुमार मिश्र जी, और हमारे वन दर्शन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष शंभू प्रसाद सिंह, सभागार में उपस्थित शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, छात्र एवं छात्राएं, महात्मा गांधी का जीवन दर्शन सामाजिक संस्कृति को लेकर आगे बढ़ता है। उनका महत्वपूर्ण सिद्धांत अस्पृश्यता का सिद्धांत माना जाता है। महात्मा गांधी ने विचारों में भी कहीं भी किसी भी विचारधारा को वर्णित नहीं किया। जहाँ भी उन्हें कुछ अच्छा विचार मिला, वह बाइबल के जो क्रिश्चियनिटी का होली बुक है, सरमन ऑन द माउंट, या कुरान के आयत से श्रीमद् भगवत गीता को तो उन्होंने माँ की संज्ञा दी। इस उपनिषद को महत्व देते हुए उन्होंने कहा है कि इस उपनिषद का जो प्रथम श्लोक है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मातृका तस्य। इस एक श्लोक में संसार के सभी शुभ विचारों का सार है। टॉल्स्टॉय का अनटू द लास्ट हो, या कहीं भी किसी भी जगह उन्हें अच्छे विचार प्राप्त हुआ, उन विचारों का महात्मा गांधी ने संग्रह किया। उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि मैं कोई नया सिद्धांत का प्रतिपादन करता या कर रहे हैं। वास्तव में
महात्मा गांधी एक गांधी की तरह अपने विचारों को आगे बढ़ाते हैं। गांधी का तात्पर्य इत्र बनाने वाले था। जैसे विभिन्न पुष्पों से सुगंध को ग्रहण कर एक गांधी इत्र बनाता है, उसी तरह जहाँ भी अच्छाई उसको ग्रहण कर महात्मा गांधी ने एक विलक्षण विचार का जन्म दिया। विचार का जन्म ही नहीं दिया, अपनी उंगली के स्पर्श के द्वारा उसमें प्राण का संचार किया, जो सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण है। महात्मा गांधी चिंतन में भौतिक शास्त्री नहीं थे, वास्तव में वे रसायन शास्त्री थे। जैसे केमिस्ट्री के प्रयोगशाला में दो तत्वों को मिलाकर नए पदार्थ का सृजन होता है। 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन के मिलाने से जल बनता है। उसी तरह महात्मा गांधी ने विभिन्न विचारों को मिलाकर गांधीवाद को जन्म दिया है। गांधीवाद का मूल आधार क्या है? गांधीवाद का भी और उपनिषद का भी। उपनिषद में कहा गया है, अमृतस्य पुत्राः, संसार में उत्पन्न प्रत्येक व्यक्ति सन ऑफ द इमोर्टैलिटी, अर्थात मनुष्य में असीम संभावना है। महात्मा गांधी भी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से अच्छा होता है। जन्मजात न तो कोई अपराधी होता है। जिस आतंकवादी की चर्चा कर रहे हैं हमारे विद्वान मित्र द्विवेदी जी, वह भी जन्मजात नहीं होता है। सत्संग, वातावरण, अच्छे विचारों का संपर्क में जो व्यक्ति रहता है, धीरे धीरे उस व्यक्ति की में अंतर्निहित अच्छाई अंकुरित और प्रस्फुटित होती चली जाती है। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा है कि प्रयास करने से और सकारात्मक दिशा में अग्रसर होने पर कोई भी मनुष्य मेरे सिद्धांत को समझ सकता है और अपने जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग में ला सकता है। महात्मा गांधी का यही आदर्श उनके आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत में भी दृष्टिगोचर होता है। वास्तव में अपरिग्रह महात्मा गांधी का आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत है। भारतीय दर्शन में धर्म मोक्ष पर तो ज़्यादा विमर्श किया जाता है, अर्थ और काम पर विमर्श नहीं किया जाता है या बहुत स्वल्प मात्रा में किया जाता है। जबकि काम से सृजन होता है और अर्थ के द्वारा मनुष्य, वह एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य जीवित रहता है। महात्मा गांधी का यह आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत भारतीय दर्शन को एक महत्वपूर्ण योगदान है। प्रश्न क्या है? साधारण सा प्रश्न है कि हम सभी सुख चाहते हैं, लेकिन सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अर्थात जब प्राप्त करने की बात होती है, साध्य की बात होती है, तो साधन की आवश्यकता होती है। अर्थात वह कौन सी पद्धति है जिसके आधार पर हम सुख प्राप्त कर सकते हैं।
इस संबंध में दो व्यापक विचारधाराएं, एक कार्ल मार्क्स का और दूसरा महात्मा गांधी का। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हम क्लासलेस सोसाइटी का निर्माण करना, वर्गहीन समाज का निर्माण करना चाहते हैं, परिकल्पना करते हैं। और इस वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए उन्होंने डायलेक्ट्रिकल मेथड को स्वीकार किया है, जो मूलतः हीगेल का था। फर्क इतना ही है कि हीगेल प्रत्ययवादी था, आइडियलिस्ट था, जबकि मार्क्स साइंटिफिक मेटेरियलिज्म को स्वीकार करता है। वो मानते हैं कि दो वर्ग हैं, शोषक और शोषित। शोषक और शोषित। और अपने मैनिफेस्टो में जो लोग मार्क्स को जानते होंगे कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और उसके बाद उन्होंने सिद्धांत की घोषणा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में की है, और साम्यवाद को, जिसे कम्युनिज्म कहते हैं, उसका व्यवस्थित स्वरूप दास कैपिटल में प्रस्तुत किया है। ये दोनों ही ग्रंथ पढ़ने योग्य है। परंतु मार्क्स कहता है कि जो सर्वहारा है, वास्तव में मार्क्स का उदय औद्योगिक क्रांति के कारण हुआ था, जिसमें एक पूंजीवादी वर्ग था और एक मजदूर था। तो मार्क्स कहता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। उसके लिए सर्वहारा शब्द का प्रयोग होता है, जो सब कुछ हार चुका है, जिसके पास कुछ नहीं है। जीवन यापन के लिए कारखाना में मजदूर को कुछ मिलता था, लेकिन मुनाफा जो उद्योगपति है, जो पूंजीपति है, उसको मिलता था। परिणाम यह होता था कि जो मजदूर है उसका एलिनिएशन हो जाता था, अर्थात उसमें उसका एक जो भावात्मक संबंध होना चाहिए उस कारखाना के साथ, उससे वह विलग हो जाता था। लेकिन मार्क्स कहता है कि यह वर्ग से हीन समाज की स्थापना रक्त रंजित मार्ग से ही होकर गुजरता है। आप बंदूक के द्वारा ही वर्गहीन समाज की स्थापना कर सकते हैं, जिसमें मार्क्स प्रोटेक्टेड इकोनॉमी और प्रोटेक्टेड स्पीच की बात करता है। नियंत्रित अर्थव्यवस्था और नियंत्रित वचन रक्त रंजित होगा, और शोषित को, जिसे सर्वहारा कहा जाता है, जिसे हैव नॉट्स कहा जाता है, उससे कहते हैं कि बंदूक उठाओ, दुनिया के मजदूरों एक हो और वर्गहीन समाज की स्थापना करो। थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। ये थीसिस, ये जो शोषक है, फिर शोषित है, एंटीथीसिस, और एक जो नया फॉर्म आता है वह सिंथेसिस होता है। तो मार्क्स कहते हैं कि वर्गहीन समाज के द्वारा ही हम सुख की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन उसका मार्ग रक्त रंजित ही होगा। महात्मा गांधी, दूसरे विचारक महात्मा गांधी हैं, वे भी चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सुख चाहिए। महात्मा गांधी सुख के लिए, या जिस समता की बात मार्क्स करते हैं, उस समता के लिए उन्होंने बंदूक को नहीं, अहिंसा को अस्त्र बनाया है।
और उस अस्त्र को सत्याग्रह में प्रयोग करते हैं और उस सत्याग्रह के माध्यम से समत्व की स्थापना करते हैं, जिसमें न कोई बड़ा हो सकता है न कोई छोटा हो सकता है, क्योंकि उनकी मूल अवधारणा इस उपनिषद की, वो जो इस उपनिषद के वो प्रथम वाक्य से ही प्रारंभ होता है कि ईशावास्यमिदं सर्वम ईशस्य भाषा। कितना समय है सुधांशु जी? जी सर, बोलिए सर। ईशस्य भाषम ईशावास्यमिदं सर्वम इदं सर्वम, अर्थात परम सत्य, जिसे आप ईश्वर कह सकते हैं, ब्रह्म कह सकते हैं, जिस रूप में आप अभिहित करें, क्योंकि सत्य के बारे में ऋग्वेद में कहा गया है कि एकम सत् विप्राह बहुधा वदन्ति इंद्रो मायावी गुरुरूपीयते। रियल इज वन दो लर्नेड कॉल देम बाय वेरियस नेम्स। आप उन्हें खुदा कहें, उन्हें जीसस कहें, उन्हें ईश्वर कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रियल इज वन, केवल नाम में अंतर है। वो कण कण में व्याप्त है। ईशावास्यम इदं सर्वम इदं सर्वम, उसके आगे कहा जाता है जत किंच जगत्याम जगत, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है, उसमें वही सत्य व्याप्त है। इस आधार पर प्रत्येक मनुष्य समान है, कहीं भिन्नता नहीं है। महात्मा गांधी उसी समता के सिद्धांत को लेकर चलते हैं, लेकिन उनके सामने यक्ष प्रश्न है कि ये शोषक, ये सत्य और ये शोषित दो वर्ग हो जाता है, एक अमीर का और एक गरीब का। इसके बीच समत्व की स्थापना हम कैसे कर सकते हैं? महात्मा गांधी का अपरिग्रह सिद्धांत इसी समत्व को साकार करने के लिए एक सिद्धांत के रूप में जन्म लेता है। अपरिग्रह का चिंतन योग दर्शन में भी मिलता है, अपरिग्रह का चिंतन जैन दर्शन में भी मिलता है, अपरिग्रह का चिंतन बौद्ध दर्शन में भी मिलता है, भारतीय दर्शन में व्याप्त है। योग दर्शन का अष्टांग योग है, उस योग के प्रथम सोपान में ही यम है, जिसमें 5 जम है, सत्य और स्तेय, सत्य अहिंसा और स्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। योग के अष्टांग योग के प्रथम सोपान में ही अपरिग्रह। जैन दर्शन के सिद्धांत में इन 5 व्रतों को महाव्रत की संज्ञा दी गई है। वहाँ भी कहा गया है कि सत्य, औस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, औस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अष्टांग मार्ग में भी ये 5 महाव्रत अंतर्निहित है। नया महात्मा गांधी ने क्या किया, बिल्कुल नया। भारतीय दर्शन के जितने संप्रदाय हैं, 4 बात को छोड़कर सभी मनुष्य का परम लक्ष्य मोक्ष को घोषित करते हैं। पुरुषार्थ में भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की स्थापना की गई है, अर्थात वहाँ भी मोक्ष ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। महात्मा गांधी इस सत्य को स्वीकार नहीं करते।
महात्मा गांधी कहते हैं कि सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत के द्वारा ही हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि चरम लक्ष्य का साधन लोक सेवा, हम लोक सेवा के माध्यम से ही परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस लोक सेवा के माध्यम से महात्मा गांधी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि वे अपने पाश्विक संस्कार को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं या मनुष्य होकर जीवित रहना चाहते हैं। पाश्विक जो तत्व है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, हिंसा आदि, ये पशु प्रवृत्ति है। मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही सदा चलिए। इसीलिए महात्मा गांधी सावधान करते हैं, ये संचय की जो प्रवृत्ति मनुष्य में है, ज़्यादा से ज़्यादा धन को संचित करने की प्रवृत्ति, जिससे वर्तमान का जीवन भी आनंदमय हो, यद्यपि होता नहीं। इसके बारे में मैं आगे भी बात करूँगा। और भविष्य में भी हमारे 3, 4, 5 जितना पुष्प, उनका भी जीवन आनंदमय हो। और इसीलिए उनके मन में संचय की लालसा होती है। वर्तमान में भी कामना की पूर्ति की लालसा होती है, और उस लालसा में मनुष्य धन का संचय करने लगता है, और यह संचय की प्रवृत्ति निरंतरता में परिवर्तित हो जाती है। महात्मा गांधी कहते हैं कि यह पशु प्रवृत्ति, कि हम धन का संचय कर रहे हैं और हमारे सामने भोजन के अभाव में सैकड़ों आदमी मर गए, या हम जाड़े के समय में कीमती रजाई में लेटे हुए हैं और बहुत सारे लोग सड़क पर ठिठुर रहे। यह परिग्रह का वही परिणाम होता है। एक बूर्जुआ मनोवृत्ति का जन्म होता है। मार्क्स जिसे बूर्जुआ कहते हैं, महात्मा गांधी भी उसे ही बूर्जुआ कहते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि यदि आप समझते हैं कि हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य को विवेक और बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य वही हो सकता है जिसके पास बुद्धि हो, केवल बुद्धि नहीं, विवेक भी, अर्थात उचित और अनुचित की समझ भी। इसीलिए बस ये सामने गांधी का बोलता हुआ तस्वीर है, और यहाँ गांधी चिंतन पर विमर्श। यह एक अद्भुत संयोग है। गांधी को जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, वे कहते हैं कि ये आदर्शवादी है, उटोपिया है। अगर आप गांधी के लिखे हुए विचारों को पढ़ेंगे तो कहीं से नहीं लगेगा कि यह संभव नहीं है।
महात्मा गांधी कहते हैं कि एक अवधारणा को निश्चित करना पड़ेगा मनुष्य होने के कारण कि कोई मनुष्य अस्तित्व रक्षा करने के लिए अपने ऊपर कितना व्यय कर सकता है। जितना व्यय तर्कपूर्ण उतना निश्चित रूप से करना है, और जो उपार्जित धन है, अब सूत्र में चले, उसका उन्हें संरक्षक बनना चाहिए। इसी संरक्षण के सिद्धांत से ट्रस्टीशिप सिद्धांत का जन्म होता है। समय कम। गांधी का विचार बहुत नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग जिस अंध दौर के युग में उसे रोकने के लिए प्रत्येक स्तर को समझें। दो मार्ग है आपके सामने, मैं संक्षेप कर रहा हूँ। दो मार्ग है आपके सामने सुख प्राप्त करने के लिए। एक मार्ग है हिंसा का और दूसरा मार्ग है अहिंसा का। यहाँ मैं यह भी सावधान करना चाहूँगा कि गांधी जी कभी यह नहीं कहते कि कायर होकर जीवित रहो। महात्मा गांधी अनेक स्थलों पर कहा है कि हमें यदि हिंसा और कायरता में चुनना होगा तो मैं हिंसा को चुनूंगा। इसलिए ये भ्रम नहीं होना चाहिए, जहाँ तर्कपूर्ण हिंसा है, जेनोसाइड की कल्पना नहीं करते हैं महात्मा गांधी, लेकिन हिंसा को वर्जित नहीं मानते। जहाँ आवश्यक है वहाँ वो हिंसा को स्वीकार करते हैं, लेकिन वो अपवाद है। गांधी दर्शन में अहिंसा ही मूल साधन है, और वह साधन तभी सफल हो सकता है जब सत्य पर हमारी अटूट आस्था, ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक आस्तिक की आस्था ईश्वर पर। राधा कृष्णन और म्यूर हिट ने 20वीं शताब्दी में एक किताब को एडिट किया। 20वीं शताब्दी के जितने भी दार्शनिक थे, दूरदर्श दार्शनिक, उनके विचारों को उसमें ग्रथित किया गया है। महात्मा गांधी से ही वह ग्रंथ प्रारंभ होता है। महात्मा गांधी के सामने 3 प्रश्न रखे गए, सबके सामने 3 प्रश्न रखे गए। एक प्रश्न जो रिलेवेंट है वह यह था कि ईश्वर में या ईश्वर की अवधारणा के बारे में आपका क्या विचार है। महात्मा गांधी ने लिखा कि मैं पहले कहता था कि ईश्वर ही सत्य है, लेकिन मैं अब कहता हूँ कि सत्य ही ईश्वर है। क्योंकि संसार में ऐसे लोग मिल सकते हैं जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा जो सत्य को स्वीकार नहीं करता। तो लक्ष्य सत्य का संधान है, और उनका एकादश व्रत उसका साधन है। अहिंसक वही हो सकता है जो सत्य को अपने जीवन का आधार बनाता है। इसी के साथ मैं एक श्लोक पढ़ना चाहता हूँ सुख के संबंध में, जो महात्मा गांधी की स्थापना को संपुष्ट करता है। विद्या ददाति विनयम विनया जाति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नो धनात् धर्मम तथा सुखम। विद्या से ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य विनम्र होता है। विद्या ददाति विनयम विनया जाति पात्रताम, और ज्ञान और विनयशीलता से
मनुष्य में पात्रता अर्थात कैपेबिलिटी, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। और कैपेबिलिटी जब डेवलप करता है तो उससे क्या होता है कि पात्रत्वाद धर्माप्नो, जब आदमी स्किल्ड हो जाता है तो उसे धन प्राप्त होता है। मनुष्य क्या करता है? धनात् सुखम, अर्थात धन साधन है और सुख साध्य है, उसमें इस श्लोक का एक भाग रह जाता है। धनात् धर्मम, धन से सुख नहीं, पहले धन से धर्म कीजिए और ततः पर आपको सुख मिलेगा। वह धर्म क्या है? त्यागे नेके अमृतत्व मांग। आपके पास जो है और जो अन्य लोगों के पास नहीं है, आप संपत्ति के संरक्षक हैं और उन संपत्ति का उपभोग अभावग्रस्त लोगों को, जिसे मार्क्स सर्वहारा कहता है, उसे दीजिए। विनोबा भावे ने एक समय भूदान आंदोलन के द्वारा इसी अपरिग्रह सिद्धांत को चरितार्थ किया। बहुलांश में वह सफल भी हुआ। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, मुझे इस वर्धित यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं सर के प्रति, व्यक्तिगत रूप से भी और अपने टीपी कॉलेज मधेपुरा की ओर से और पूरे बीएन मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर मधेपुरा की ओर से आपने हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार किया। और मैंने करीब 9 साढ़े 9 बजे रात में आपसे बात की, इसके बावजूद आपने इसके लिए समय निकाला और इतना सुचिंतित व्याख्यान दिया कि लग रहा है कि कोई व्यक्ति 1 महीने तक पूरी तैयारी करके उसने अपना एक शोध पत्र तैयार किया हो। और हमें खेद है कि हम आपको ज़्यादा नहीं सुन पाए। अच्छा होता कि आज पूरे दिन हम आपको सुनते रहते। और गांधी दर्शन तो सत्संग है, या चलते चलते या इतनी व्यस्तताओं में जो आधुनिक जीवन शैली है इसमें नहीं हो सकता है। गांधी का तो यही दर्शन है, कब रुक जाओ, बहुत चल लिए, बहुत भाग दौड़ हो गई, बहुत भौतिकता की अंधदौड़ हो गई, अब रुकना है। लेकिन अभी हम लोग उसके लिए तैयार नहीं हैं, रुकने का समय नहीं है। एक के बाद एक कार्यक्रम हमारा फिक्स रहता है। तो ऐसे समय में भी आपका जो ये संदेश है, निश्चित रूप से हमें ठहरने का, अपने बारे में सोचने का, अपने अंदर झांकने का और अपने अंदर के गांधी को खोजने का एक अवसर देगा। हम आपके प्रति आभारी हैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से। और हम चाहेंगे कि पहले हमारे मुख्य अतिथि महोदय भी अपना संबोधन दे दें, फिर हम लोग अपने अध्यक्ष महोदय को सुनेंगे और अतिथियों का विधिवत स्वागत भी करेंगे। और मैं इस अवसर पर आभार व्यक्त करना चाहता हूँ भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के प्रति भी, कि मुझे बहुत पहले ही यह कार्यक्रम आयोजित करना था, लेकिन व्यस्तताओं के कारण यह कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाया था। इसलिए मैं ICPR के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। और अपने आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे विश्वविद्यालय के सम्मानित अध्यक्ष छात्र कल्याण, जो कि हमारे राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे हैं और सामाजिक विज्ञान के संघ का अध्यक्ष भी रहे हैं। देश में जाने माने समाजशास्त्री के रूप में, सामाजिक वैज्ञानिक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। और हमारा ये सौभाग्य है, हमें सहज ही उनका मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त है। मैं आदर के साथ अपने अभिभावक प्रोफेसर राजकुमार सिंह सर को आमंत्रित करता हूँ। प्रोफेसर राजकुमार सिंह। आयोजन के सभापति आदरणीय टीपी कॉलेज मधेपुरा के प्रधानोत्तर कैलाश और हमारे बगल में बैठे ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी, जो दर्शन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे हैं, मानवीय संकाय के संकाय अध्यक्ष भी रहे हैं, और हम सबों के पूर्व कुलपति भी हैं।
इस साल में हमारे दूसरे आदरणीय वक्ता मिश्रा विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष रहे अमरनाथ बाबू हैं। इन दोनों का मैं हार्दिक रूप से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ऐसे मैं मूल रूप से राजनीति विज्ञान का छात्र भी रहा हूँ और लंबे समय तक शिक्षक भी रहा हूँ, लेकिन इधर हाल के दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि दर्शन शास्त्र का कितना महत्व हमारे जीवन में है, इसको शायद हम लोग अभी तक नहीं समझ पाए। जीवन को अगर जानना है, समझना है, सुखपूर्वक जीना है, शांति से जीना है, समाज को समझना है, पूरी दुनिया को जानना है, तो मेरे ख्याल से दर्शन शास्त्र का महत्व सभी विषयों से ज़्यादा है। और आज जो हमारे दोनों विद्वान वक्ता हैं, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में से किसी ने भी अपनी बात पूरी नहीं की, समयाभाव था, इसलिए दोनों को हम लोगों ने बीच में ही रोक दिया। पहला व्याख्यान हमारे विद्वान साथी द्विवेदी जी का हुआ, उसमें हमने देखा कि हमारे लिए नैतिकता का कितना महत्व है और नैतिकता अगर हमारे समाज से, हमारी शिक्षा व्यवस्था से अगर चली जाती है तो उसके कितने भयंकर परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। उसके परिणाम हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। पश्चिमी देशों में उसका प्रभाव अधिक दिख रहा है, उसके कुछ परिणाम अधिक दिख रहे हैं। यहाँ व्यक्ति टूट रहा है, परिवार टूट रहा है, समाज टूट रहा है, तो वहाँ की जो बेचैनी है लोगों की और वहाँ के लोगों की जो शांति की खोज है, वह हमारी आपकी तुलना में अधिक व्यग्र होकर शांति की तलाश में भटकते हैं, हमारे देश में भी आते हैं। और यही कारण है कि लंबे समय में और बहुत दिनों तक आज भी हमारा देश उस मामले में भी गुजर रहा है। भले ही आर्थिक संपन्नता हमको कम रही हो, अस्त्र शस्त्रों का भंडार हमारे पास कम रहा हो, लेकिन हमारी यह जो बौद्धिक दार्शनिक संपदा है सदियों से, यह हमसे कोई नहीं छीन पाया। और यह हमारी संस्कृति के कारण और हमारी मेहनत के कारण एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक आते आते आज भी इसका महत्व और आज भी इसका जो सारगर्भित तत्व है वह हमारे बीच मौजूद है। हमारे लिए यह खुशी की बात है और यह हम सबों का दायित्व है कि हमारी जो भी सांस्कृतिक विरासत है, जो भी दार्शनिक विरासत है, बौद्धिक विरासत है, हम न केवल उसका संरक्षण करें बल्कि उसको हम आगे भी बढ़ावें, जहाँ तक हो सके उनका अनुपालन भी करें। यह हम सबों के जीवन के लिए, सुखमय जीवन के लिए अति आवश्यक है। हमारे दूसरे वक्ता अमरनाथ बाबू ने भी बहुत विस्तार से मार्क्स के आर्थिक सिद्धांत से लेकर और फिर गांधी के अपरिग्रह के सिद्धांत को इस तरह से समझाया हमें कि इनका मन भले ही भर गया हो बोलने से, लेकिन इनको सुनने की इच्छा अभी भी हमारे सबों के मन में होगी। और मैं चाहूँगा कि भविष्य में इनके द्वारा एक पूरा व्याख्यान दिया जाए इस टॉपिक पर, ताकि हम गांधी को अच्छे से समझ सकें, मार्क्स को अच्छे से समझ सकें, हम जान सकें
और उसी क्रम में हमारे सर ने विनोबा भावे की भी चर्चा की, जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। और जिस हृदय परिवर्तन की बात गांधी जी कहते हैं अपरिग्रह के माध्यम से, उसी हृदय परिवर्तन की बात विनोबा ने भी कहा था और इसीलिए उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। जिनके पास संपत्ति है, बहुत संपत्ति है, वे अपनी स्वेच्छा से उस संपत्ति को दान करें, दूसरों को दें जिनकी उसको जरूरत है। और इसलिए यह आंदोलन चलाया गया था संभवतः बहुत पहले आज़ादी के शुरू के वर्षों में। हालांकि उसे उतनी सफलता नहीं मिली क्योंकि हृदय परिवर्तन इतना आसान नहीं होता। यह एक साधना की चीज़ है और जो साधक नहीं होते हैं उनका हृदय परिवर्तन आसानी से नहीं होता। बहुत लोग बोले भूमि दे ही दी, फिर उसी जमीन को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और फिर जिनको दिया गया था, जो उसके असली लाभान्वित उनसे हो सकते थे, उनका उसको लाभ नहीं मिला। लेकिन उसके पीछे उनकी धारणा यही थी कि जिस तरह से हमारे परिवार में एक बच्चा जब जन्म लेता है और वह जब कभी भी बीमार पड़ता है तो उसके लिए पूरा घर बेचैन हो जाता है। हालांकि बच्चा जब जन्म लेता है तो बहुत ही कमज़ोर होता है, उसकी कोई ताकत नहीं होती, वह बलवान नहीं होता, फिर भी इतना कमज़ोर होते हुए भी पूरे परिवार को वह बच्चा बेचैन इसलिए कर देता है कि हमारा उस बच्चे से लगाव होता है। कोई उसके लिए एलोपैथ का डॉक्टर लाता है, कोई इसके लिए ओझा लाता है कि झाड़ फूक से भी कहीं ठीक हो जाए, फिर उसे घरेलू दवा भी दी जाती है, होम्योपैथ की दवा भी दी जाती है, जबकि उस बच्चे को आसानी से मारा भी जा सकता था। वह तो बिल्कुल बेकार होता है। बच्चा तो बच्चा होता है, उसके पास कोई शक्ति नहीं होती, लेकिन उस बच्चे में इतनी ताकत होती है कि वह हमारा इस हद तक हृदय परिवर्तन कर देता है कि वह जल्द स्वस्थ हो जाए, जल्द अच्छा हो जाए और उसके लिए सारा परिवार और आसपास के लोग भी बेचैन हो जाते हैं। तो इसी सिद्धांत को मूल में रखकर विनोबा भावे ने हृदय परिवर्तन की दृष्टि से भूदान आंदोलन चलाया था। और यह कहना भी सही है कि हमारे पास जितनी चीज़ें होती हैं वह आवश्यकता से कई गुना अधिक होती है, लेकिन हमारा पेट तो भर जाता है लेकिन हमारा दिमाग नहीं भरता, हमारा मन नहीं भरता। हम लोभ में पड़ते जाते हैं। एक बार लोभ में पड़ते हैं तो फिर यह एक ऐसी बीमारी है जो हमें मरते दम तक रहती है और इसी कारण हम बहुत सारे पाप करते हैं, गलतियाँ करते हैं, अनैतिक काम करते हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि हमको एक बार पुनः सबों को अपने बारे में सोचना चाहिए और यह जो भावना है सबों के कल्याण की भावना है, जिनको ज़रूरत है उन तक अपनी अधिक संपत्ति को पहुँचाने की भावना है, यह व्यवहार में आनी चाहिए। और अगर यह व्यवहार में आएगा तो मेरा ख्याल है कि आज समाज हमारा जिस रूप में है उस रूप में हमारा समाज आने वाले समय में नहीं रहेगा, उसमें ढेर सारे परिवर्तन होंगे। और मैं इसी उम्मीद के साथ पुनः अपने दोनों विद्वान साथियों के प्रति बहुत सारी अपने आदर प्रकट करते हुए इन्हें शुभकामना देते हुए इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए हमारा विश्वविद्यालय इनका सदा आभारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमारे लिए समय निकाला। और निश्चित रूप से आप ज़रूर पॉलिटिकल साइंस के शिक्षक हैं, लेकिन आपके इधर खास करके जो नए आलेखों को अब मैं जो लगातार पढ़ रहा हूँ उसमें आप लगातार फिलॉसफी और साइकोलॉजी इसको लेकर के जो आप लिख रहे हैं और ह्यूमन वैल्यूज को स्थापित करने में जो आपका प्रयास है वह निश्चित रूप से वो काफ़ी सराहनीय है, हम सबों के लिए प्रेरणादायी है। हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और मेरे लिए खुशी की बात है हमारे विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलसचिव, जिनके ऊपर पूरे विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है और काफ़ी व्यस्तता है, इसके बावजूद हमारे ऊपर उनका एक विशेष स्नेह, विशेष आशीर्वाद है कि
जब कभी भी हम कोई भी आयोजन करते हैं तो उनकी हमारे ऊपर बड़ी कृपा होती है, हमेशा हमारे लिए समय निकालते हैं और अभी भी वो हमारे बीच उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि आप हम सबों को मार्गदर्शन दें। प्रोफेसर मिहिर कुमार ठाकुर से। धन्यवाद सुधांशु बाबू। सुधांशु बाबू शैक्षणिक उत्सव के चैंपियन हैं। वो रात के 11 बजे जब मैं सो रहा था, सुबह में देखा तो एक उनका स्केच आया, बैनर का स्केच। मैं समझ गया जो कल मुझे किसी समारोह में जाना है। धन्यवाद आपको और बधाई आपको इस तरह से संक्षिप्त नोटिस पर इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए। सम्मानित अध्यक्ष, समारोह के सम्मानित अध्यक्ष कैलाश बाबू, हमारे विद्वान पूर्व कुलपति ज्ञानंजय बाबू, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सम्मानित पूर्व विभागाध्यक्ष अमरनाथ बाबू, संजोग ये इस समारोह में मुलाकात हो गई, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे परम आदरणीय DSW साहब, राजकुमार बाबू, शंभू बाबू, शंकर जी और विनय जी और आपका नाम क्या है? प्रत्यक्षा राज जी। समारोह कोई बैठक, मतलब हमारे ख्याल से बैठक की सुंदरता उसमें विद्वान की उपस्थिति से होती है। ये संक्षिप्त नोटिस पर इस तरह के विद्वानों को, जिनको बुलाने के लिए, जिनके समय के लिए हम लोगों को तरसना पड़ता है, इतनी आसानी से उपलब्ध हो गए, इसके लिए तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वविद्यालय की ओर से मैं सबको आभार व्यक्त करता हूँ और सभी शिक्षार्थियों को बधाई देता हूँ जो इस तरह के कार्यक्रम में आप लोग शामिल हुए, लाभान्वित हुए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे TP कॉलेज मधेपुरा के सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय, जो कि हमारे मनोविज्ञान विभाग के विश्वविद्यालय अध्यक्ष भी रहे हैं और जिनके नेतृत्व में हम लगातार TP कॉलेज मधेपुरा में लगातार गतिविधियां आयोजित कर रहे हैं। और यह इन्हीं का यह सब मार्गदर्शन है। हम जब कभी भी चाहते हैं TP कॉलेज में शॉर्ट नोटिस पर भी, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, न केवल बिहार के बल्कि लंदन, दक्षिण अफ्रीका, नेपाल, जहाँ कहीं भी वक्ताओं को चाहते हैं हम लोग एक शॉर्ट नोटिस में भी उन्हें जोड़ते हैं, गूगल मीट से या ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी, और वो कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने कोई प्रस्ताव दिया हो और सर ने उसमें न कहा हो। हमेशा इनकी सहमति रहती है, या जो उसको कहते हैं क्या बोला जाएगा, घटनोत्तर स्वीकृति या पूर्वोत्तर स्वीकृति, घटनोत्तर भी नहीं कहा जाए, पूर्वोत्तर स्वीकृति ही प्राप्त होती है। बिना इनसे पूछे भी हम लोग कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं और मान के चलते हैं कि सर की स्वीकृति मिलेगी या इनका आशीर्वाद है हमारे प्रति। मैं चाहूँगा कि आप आज के इस कार्यक्रम का अध्यक्षीय वक्तव्य दें। प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव से। ठीक स्वागत करें सर। मास्टर लेट ही हो गया। आज विश्वविद्यालय केंद्रीय पुस्तकालय के सभागार में आयोजित भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में उपस्थित हमारे बीच भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति माननीय ज्ञानंजय जी साहब, जिनका वक्तव्य हम लोग सुन चुके हैं, ये काफ़ी ओजपूर्ण वक्तव्य देते हैं और छात्रों के हित, समाज के हित की ये बात बराबर किया करते हैं। हमारे बीच ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अमरनाथ झा साहब उपस्थित हैं, जिनका वक्तव्य अभी हम लोग गांधी दर्शन में एपिग्राफ पर सुन चुके हैं। इनका भी जो वक्तव्य था, इनका जो ओजपूर्ण
भाषण हुआ वह काबिल तारीफ था। हम लोगों का मन कम से कम नहीं भरा, हम लोग और सुनना चाहते थे। हमारे बीच भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार बाबू हैं मौजूद। ये संकाय अध्यक्ष भी रहे हैं। ये बहुत ही विनम्र स्वभाव के व्यक्ति हैं। जब भी सोशल साइंस के डीन भी थे ये, उस समय भी किसी भी प्रकार की परिस्थिति में कोई विकट समस्या लेकर के भी हम लोग बैठते थे, तो ये छात्र हित में निर्णय लेने में कोई कोताही नहीं करते थे। मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ आज इस दार्शनिक परिषद में आप उपलब्ध हुए और अपना बहुमूल्य समय दिए। हमारे बीच विश्वविद्यालय के कुल सचिव जो लगातार 2 बार 3 बार उठ करके गए, बावजूद भी लौट करके इनको आना पड़ा हम लोगों की प्रेम बस कि कम से कम जा करके इसमें हम अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। ये भी इनकी विद्वता को प्रदर्शित करता है, परिलक्षित करता है। हमारे बीच दर्शन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। अभी नए गत साल ही इनकी नियुक्ति इनका पदस्थापन विभागाध्यक्ष के रूप में रहा है। मैं इनसे पूर्व परिचित हूँ। ये भी सभ्य स्वभाव के ये व्यक्ति हैं, छात्र हित में बराबर काम करते हैं। हमारे बीच सुधांशु शेखर जी हैं जो हमारे ही कॉलेज के टीपी कॉलेज के विभागाध्यक्ष हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट डिप्टी रजिस्ट्रार रहते हुए भी लगातार कोई न कोई शैक्षणिक कार्यक्रम को ये छोड़ते नहीं हैं। मैं भूल भी जाता हूँ कभी तो ये याद दिला देते हैं रात में ही, सर कि कल ये कार्यक्रम करना है, कल ये जयंती है, कल वो पुण्यतिथि है, और हम लोग शॉर्ट नोटिस में रात भर में हम लोग सुबह तैयार होकर अपने यहाँ आते हैं और हम लोग मना लेते हैं। तो इनके कारण हम लोग किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो या शैक्षणिक कार्यक्रम हो, इस गतिविधि में इनका बहुत अधिक महत्व रहता है। इनके सपोर्ट से हमारे बीच अभी नेक या विभिन्न प्रकार के कंपटीशन के तैयारी करने में लगे हुए छात्र एवं छात्राएं, बीएड विभाग के या शिक्षा शास्त्र विभाग के शिक्षक एवं शिक्षाकर्मी या छात्र एवं छात्राएं उपस्थित हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि आपने अपना बहुमूल्य समय इस परिषद के लिए दिया और आपने इस ओजपूर्ण भाषण को अपने आप ग्रहण किया। शायद आपके जीवन में लाभकारी सिद्ध होगा। वैसे तो मैं मनोविज्ञान का छात्र हूँ, आज भी मैं अपने आप को छात्र ही कहता हूँ, क्योंकि पढ़ने की कोई सीमा नहीं होती है, न कोई उम्र होता है, पढ़ने वाला छात्र ही रहता है। मैं थोड़ा सा 2 शब्द बोलना चाहता हूँ कि हमारे मनोविज्ञान का आविर्भाव कह लीजिए जन्म दर्शन शास्त्र से ही हुआ है। आज भी बहुत सारे चैप्टर साइकोलॉजी और फिलॉसफी का मिला जुला है। हम लोग पढ़ते हैं, कभी भाई चाव से हम लोग उसको देखते हैं। हमारे एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, मैस्लो, नाम शायद जानते होंगे सर। मैस्लो का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का थ्योरी, जिस नैतिक मूल्य की बात आज हो रही है कि किस प्रकार से नैतिक मूल्य को पर विमर्श किया जाए और किस प्रकार नैतिक मूल्य को ऊपर उठाया जाए, इस पर बहुत पहले मैस्लो ने कहा है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वह न नैतिक रहता है न अनैतिक रहता है, न असामाजिक रहता है न वो सामाजिक रहता है। लेकिन चूंकि उसे पलने के लिए भूख, प्यास, काम, क्रोध, पद, प्रतिष्ठा और धन की आवश्यकता होती है, इसके ग्रहण करने के लिए वे विभिन्न प्रकार के नैतिक और अनैतिक काम कर गुजरते हैं। लेकिन एक्चुअली में जब वह पद, प्रतिष्ठा और इन सब सम्मान से ऊपर उठ जाते हैं, तब उनमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का बोध होता है। और जब व्यक्ति में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का बोध होता है तो उसका नैतिक स्तर हाई लेवल पर चला जाता है। उसमें न क्रोध होता है, न मोह होता है, न लोभ होता है।
न कोई काम होता है, न अर्थ की कोई आवश्यकता होती है। तो मैं उनके इस थ्योरी से ही मैं समापन करता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इन वक्ताओं को कि आपके द्वारा दिया गया वक्तव्य बहुत अच्छा लगा। आप भविष्य में इस प्रकार का यदि आयोजन हो शैक्षिक कार्यक्रम हो तो निश्चित रूप से सर आप मौका दें। मैं आपको इसके लिए अलग से धन्यवाद देता हूँ। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम अनुरोध करेंगे प्रधानाचार्य महोदय से और कुलसचिव महोदय से आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और माननीय पूर्व कुलपति प्रोफेसर ज्ञानंजय द्विवेदी सर का मेमेंटो और हमारे महाविद्यालय के डायरी, कलम एवं कैलेंडर आइए सर आप सहयोग करें। इसे हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा इससे दिक्कत हो गई।